मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के रूबरू प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप अहबाब जानते हैं, सीधी बात के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं आपसे कुछ ऐसी शख्सियात से रूबरू कराने की और उनके पास मौजूद कुछ मालूमात हासिल करने की शोबाजात में वो जो है माहिर होते हैं, वो चाहे सियासी शोबा हो, समाजी शोबा हो, तालीमी शोबा हो। इस वक्त हमारे स्टूडियो में एक अहम तरीन सियासी और फिर ताजिराना एतबार से इंटरनेशनल सतह की एक शख्सियत मौजूद हैं, जनाब ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब। JDS के इस वक्त के कौमी जनरल सेक्रेटरी हैं और मुख्तलिफ़ ओहदों पर फाइज होते हुए मुल्क में और बैरून मुल्क में उनकी तिजारत बेहतरीन अंदाज में चलते हैं और एक कामयाब ताजिर माने जाते हैं। इस वक्त फ़िलहाल हम कर्नाटक में, चूँकि असम्बली इंतखाबात की आमद है और हज़रत की आमद भी हुई है बेंगलुरु को दुबई से, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सूरत हाल है कर्नाटक में और क्या होना चाहिए, पार्टी के अंदरूनी मामलात क्या हैं, बैरूनी मामलात क्या हैं, कर्नाटक के मुसलमानों को किस जानिब जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। मैं तमहीद में जाऊंगा नहीं, तफसीलात तो बहुत हैं हज़रत के सिलसिले में, लेकिन आपसे पहला सवाल यही करूंगा, बल्कि पहले आपका इस्तकबाल करूंगा। वैसे आपका इदारा है, आप कई दफ़ा आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हालात हैं कर्नाटक में इस वक्त? अभी आज कल ऐसी ही डेट आने वाली है, आपकी पार्टी की तैयारियां मुकम्मल हुई हैं या कुछ? देखिए, जैसे कि हमारे पार्टी के जो जिम्मेदार श्रीमान कुमारस्वामी जी अपना रथ यात्रा लेके, यानी उनका पंचतंत्र प्रोग्राम जो लेके हर शहर, हर खलिया, हर घर तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। जी जी। बहरहाल मकसद यही रखा गया है कि हमने 2 बार जी दोनों जमातों से जी, मतलब सीधी बात में बैठे हैं तो बात तो सीधी होना चाहिए। एक टाइम बीजेपी से हाथ मिला के तजुर्बा किए, 2 टाइम कांग्रेस से हाथ मिला के तजुर्बा किए, तो दोनों के साबिक़े का अंजाम बहुत बुरा हुआ। अच्छा। तो इस मर्तबा हम लोग चाहते हैं कि पूरी ताकत के साथ हम अपने बलबूते पे इस कर्नाटक रियासत में अपनी हुकूमत कायम किया जाए। अच्छा। सोच, ख्वाब, सपना, भले कहने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बुरी बात तो नहीं है। नहीं। उसके साथ साथ कोशिश भी जारी है ताकि हम लोग उस सतह पे पहुंचे और हमारी हुकूमत कर्नाटक रियासत में खुद अपने ताकत पे, अपने बलबूते पे बना सके। अच्छा। उसकी कोशिश तो जारी है। और दूसरी बात, हमारे जनाब CM इब्राहिम सदर रियासत बनाए हमारी पार्टी, किस्म से एक मैसेज है ये हम कौम के लिए कि इस कौम को एक बड़ा ओहदा दिया जा सकता है और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके मिसाल कई बार हमारी पार्टी से ही हुआ है, दूसरी कोई पार्टियों से इतने बड़े ओहदे ना दिए, ना ही देने वाले हैं। अब ये तो अवाम बेहतर जानती है कि इंतखाब किसका करना चाहिए, कौन सी पार्टी का करना चाहिए। किसी के ऊपर हमारी कोई ज़बरदस्ती तो नहीं चल सकती, बशर्त दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको नेक तौफीक दे और समझने की और दूर अंदेशी की तौफीक दे ताकि वो हमारी पार्टी को पावर में ला सके। लेकिन उतना ख़ास क्या भी तैयारी नज़र नहीं आ रही है ना? आपसी कुछ इख्तिलाफात हैं क्या JDS में? ना देखिए, दूसरे हमारे मुकाबिल पार्टियां जो हैं उन लोगों में कई किस्म के इख्तिलाफात हैं जिसकी तफसील में मैं जाना नहीं चाहता हूँ।
जहाँ तक हमारी पार्टी की इख्तिलाफात की बात है तो अभी तक श्रीमान देवेगौड़ा जी सेहतमंद और हयात भी हैं और उनके अहलिया जो हैं जो कुमार स्वामी रेवन्ना फलाने सबके जो सरपरस्त हैं तो सारी बातें आके वहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ इख्तिलाफात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और रही बात ये कम्युनिटीज़ जो हैं, हर कम्युनिटी में हमारा एक लीडर है तो वो हम लोग पार्टी लेवल पे लेके आके वो सारी चीज़ों को ख़त्म कर लेते हैं। तो इख्तिलाफात का तो सवाल ही नहीं है पार्टी में। अगर थोड़ा बहुत आपको कहीं से थोड़ी सी चिंगारी भी नज़र आती है तो वो सब हम लोग आसानी से ठंडा करने वाली बात है। इसमें कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की किसी को ज़रूरत नहीं है। मंड्या में बीजेपी कुछ ज़्यादा काम कर रही है, क्या वजह है? आपका बेल्ट है इस वजह से? मंड्या मेरा बेल्ट है भाई कहने से हाँ, मेरा पैदाइश मंड्या में भी मैंने मंड्या की सियासत को एक रुख दिया। जो कुछ कम्युनल फोर्सेस थे, कुछ ऐसे लोग थे, उन लोगों से एक ज़िंदगी की लड़ाई लड़ना पड़ा मुझे। सियासत का एक प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ा मुझे और वहाँ पे सेकेंड लाइन लीडरशिप हम कौम की तैयार करना पड़ा। इसके लिए मैंने मेरी ज़िंदगी के कम से कम 30-40 साल लगा दिया। अच्छा अच्छा। हाँ 40 साल की लड़ाई लड़ी है मैंने उस ज़िले मंड्या के लिए। तो आज वो 2-4 आ रहे, पता नहीं कौन है, सीटी पीटी पुंगी मुझे नहीं पता है कौन है, वो जो भी होएगा वो आज आके फिर खबर यानी तासुब के लेवल पे कौम में फिरका डालने की बात करते हैं। अपने आप को कुछ गौड़ा का नाम से वो लोग अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अच्छा। जबकि मंड्या के जो मेजॉरिटी में जो कौम है वो है वक्कलीगा गौड़ास। अच्छा। तो वहाँ कई गौड़े गुजरे, चाहे वो कांग्रेस के होंगे या जनता दल के होंगे। मैं शुरू करूँगा देवे गौड़े से। देवे गौड़ा हो, चाहे माधे गौड़ा हो, चाहे शिवनंजी गौड़ा हो, चाहे शंकरे गौड़ा हो, ऐसे जेमेज बोरे गौड़ा है, चौड़े गौड़ा है, ये लोगों ने सब ना जाने क्या क्या कितने भवन बनाए, क्या क्या किए मंड्या डिस्ट्रिक्ट के लिए, कितनी मंदिरें बनाए, बहुत कुछ किए हैं। आज ये जो बीजेपी के आगे जो बोलते हैं मैं उनसे ओपन आपके चैनल से ओपन चैलेंज करता हूँ। कोई एक मैकालाल बीजेपी के लीडर का नाम तो बताओ जिसने तुम्हारी एक मंदिर बनाई हो शहर पूरे जिले के अंदर। आओ ओपन चैलेंज डिबेट करता हूँ मैं, वरना मैं बताऊंगा कि जफरुल्लाह खान ने उस जिले के लिए क्या किया है बगैर तासुब के, बगैर फर्क किए कि हिंदू या मुसलमान। आज भी जफरुल्लाह खान के पीछे जब 100 लड़के चलते हैं, 20 लड़के तो मेरे हम कौम के होंगे, 80 लड़के तो वही गैर कौम के हैं जो मेरे पीछे चलते हैं, मेरे लिए जान दे सकते हैं। तो आज ये लोग आके कोशिश तो कर रहे हैं, जबकि हमारे माननीय प्रधान क्या गृह मंत्री साहब अमित शाह की ज़बान में मेरे ज़िले का नाम मंड्या का नाम आ रहा है और वो मंड्या मंड्या कह रहे हैं। तो मैं जो कल तक मेरे मंड्या को कुछ नहीं समझता था, समझ गया कि मंड्या में कुछ ख़ास अहमियत है। जी 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 जी। लेकिन ये गौड़ा जमात जो है, वक्कलगा जो है, ये लोग शूद्र में जमा होते हैं। अच्छा। तो शूद्र मतलब एक छोटी जाति में गिने जाते हैं। जी जी जी। लेकिन ये मेंटालिटी इनकी सेक्युलर मेंटालिटी है। वो लोग हर किसी से मिलजुल के रहना चाहते हैं। सही बात, सही। और वहाँ मंड्या ज़िले के जितने भी मुसलमान जो कारोबार करते हैं, अगर उनके बैल में नाल बांधना हो तो मुसलमान, उनकी एक मोटर रिपेयर करना हो तो मुसलमान, एक ट्रैक्टर रिपेयर करना हो तो मुसलमान, एक पंचर डालना हो तो मुसलमान, एक दर्जी की सिलाई करना हो तो मुसलमान। ऐसे कई गुड़ के व्यापार में, चावल के व्यापार में, दूसरे तीसरे लकड़ी के व्यापार, कई ऐसे व्यापार हैं जो मुसलमानों से जुड़े हुए। सही बात।
तो वहाँ हम लोगों की भाईबंदी अच्छी है। तो वो लोग इस वक्त आके वहाँ पे जात वाला फसाद पैदा करना चाह रहे हैं। अभी बाकी है। सही बात है। तो अच्छा, तो इस वक्त सहरुकी मुकाबला है जेडीएस वर्सेस बीजेपी या जेडीएस वर्सेस कांग्रेस या कांग्रेस वर्सेस बीजेपी? वक्त से पहले ये बात नहीं की है, लेकिन एक बात है, जेडीएस वर्सेस ही जो भी होएगा वो होएगा। अच्छा, जेडीएस मैदान में रहेगा? जेडीएस मैदान में सबसे आगे रहेगा। अच्छा। अब उसके पीछे कौन रहेगा वो वक्त बताएगा, लेकिन जेडीएस आगे रहेगा ये यकीन वहाँ के लोगों के ऊपर अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है कि अब तक जेडीएस आगे था, आगे है और आगे रहेगा। लेकिन उसके पीछे कौन रहेगा उसका अंदाज़ा मैं नहीं लगा सकता, क्योंकि उनकी ताकत मैं उनकी पार्टी में नहीं हूँ। अच्छा, ये मुझे बताइए कि ये जो मुस्लिम लीडरान इस वक्त दो सोच पनप रही है। एक ये कि मुस्लिम लीडरान को मैदान में उतार करके अपनी सियासत बनाई जाए। कर्नाटक में क्या इस वक्त ऐसा माहौल है कि जो है हम लोग जहाँ मुस्लिम अक्सरियती इलाकाई मान के चलते हैं, वहाँ मुस्लिम लीडरान को अगर कोई इंडिपेंडेंट खड़े या जो भी एक नई नई पार्टियाँ या पुरानी पार्टियाँ हैं, वो जब आप देख रहे होंगे 2-3 दिन से बाकायदा फहरिस्त भी सामने आ रही है, आप क्या कहते हैं इस सिलसिले में? फिर आप घूम फिरा के वहीं पे आ गए जो बात मैं पहले से कहते आ रहा हूँ। उलमा इकराम को आना चाहिए इसमें, जब भी जाके पॉसिबल है। जब उलमा इकराम आएंगे, सारी जमातों को बिठा के एक फैसला करेंगे कि भाई हम लोगों ने इतनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने लोगों को तय किया गया है। अच्छा, जहाँ कोई एक मुसलमान खड़ा रहा है वहाँ आप अपनी जमात से वहाँ डालने मत दो। एक टाइप करा के सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आके ये लोग समझा सकते हैं। अगर ये लोग एक तरफा सुन के एक पार्टी का फेवर करके एक पार्टी को बुक हो के एक तरफा फैसला देंगे, एक तरफा फतवा देंगे, तो उसकी नाफरमानी तो होना ही है। हालात को सर्वे करना चाहिए, सारे जमातों को बिठा के एक फैसले पे लाना चाहिए, तो कुछ जीत के आने में कोई शक नहीं है। एक ही तरफा वोट करें। अच्छा, बशर्त एक तरफा ये साबित कर दे कि हाँ मुसलमान की वोट में दम है। ये काम अगर कोई कर सकता है, अभी देखिए मिसाल के तौर पे मैं कहूँगा मेरी पार्टी ही सही, मैं ही सही, हम ही नेक हैं, क्या आप यकीन करेंगे? जी नहीं। आगे वाले ये कहेंगे कि हम सही है, हम 1947 से खिदमतगार हैं, आपको फना करने में हमारा ही किरदार है, क्या मैं यकीन करूँगा? नहीं। तो अब मैं फिरा कि मैं अपना बोलूँगा, आप अपना बोलेंगे, इस बहस की कोई माने नहीं है। तो इसमें कोई ना कोई एक मुंसिफ का होना ज़रूरी है। वो मुंसिफ का किरदार अगर कोई निभा सकता है तो हमारे उलमाए कराम निभा सकते हैं। तो उनको आगे आना चाहिए, उनको एक बार हिम्मत करना चाहिए। ये लोग पहले से सियासत को थू छी जहन्नुम के रास्ते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस्लाम को पूरी तरह समझते ही नहीं है। लेकिन उलमा की बात भी आजकल नहीं मानी जाती ना। अगर कोई कुछ फैसला लेता है तो बोलते हैं कि वो आलिम फलां पार्टी को बिक गया है, अगर आप इसमें लेते तो कहते हैं कि आलिम फलां पार्टी को बिक गया है। अगर आपका किरदार अगर ऐसा है तो आप अपना रोल सही से निभाएं। जब आप एक तरफा पार्टी के साथ बैठ के आप फैसला देंगे तो कोई और नहीं, मैं खुद ही तोहमत लगाऊंगा, कितने लिए हजरत, कितने में बुक हुए हजरत, मैं खुद भी पूछूंगा। अगर आप मुझे भी बिठा के बात कर रहे हैं, उनको भी बिठा के बात कर रहे हैं, तो मैं इल्ज़ाम कैसे लगा सकता हूँ आप पे, क्योंकि मैं खुद मौजूद हूँ। बात को आप समझें। आप एक तरफा सुन के जब फैसले देते हैं तो इल्ज़ाम तो आएगा ही, झेलना पड़ेगा। मतलब आपका ये है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उलमा इकराम की एक ऐसी तंजीम बने जो तंजीम इस इलेक्शन पर नज़र रखे। और दूसरी बात, ये लोग मुख्तलिफ पार्टियों को ना कि सिर्फ उलमा इकराम के साथ में कौम से जो दर्द रखते हैं ऐसे कई ताजिर भी हैं और कौम की खिदमत करने का जज्बा रखने वाले कई मुखलिस हजरात हैं। उन सबको
बुला कौन सकता है? मैं बुलाऊंगा, बोले वो जनता दल वाले के पास नहीं जाते। वो बुलाएगा, बोले नहीं कांग्रेस वाला वो सही नहीं है, वो फलाना सही नहीं है। तो ये किरदार सिर्फ उलमाए कराम निभा सकते हैं। उलमाए कराम बुलाएंगे तो मैं भी जाऊंगा, वो भी जाएंगे, वो भी जाएंगे, वो भी जाएंगे। जब सभी जाएंगे तो पहले ये लोग अपनी एक जमात बनाए, जैसे कि बड़े बड़े व्यापारी हो गए, कई दानिशमंद हो गए, कई मुखलस हजरात को लेके आप एक जमात बनाओ। सिर्फ उलमाए कराम नहीं, उलमाए कराम की रोशनी में ये जमात बनना चाहिए। ये जमात अपना फैसला सुनाना चाहिए कि हमारा किरदार सियासतदानों का क्या है, क्या है। जी 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 जी। जब जाके हम लोग कुछ हासिल कर सकते हैं। वरना मैं 2 लीडरों को उनके एंटी स्टेटमेंट दूंगा, उनको बेनकाब कर दूंगा। सॉरी फॉर द अल्फाजों की माफ़ी चाहता हूँ। जो बात समझ में आती है हमको वही बात समझाना चाहिए। मैं उनको नंगा कर दूंगा। माना कि वो लोग मुझे नंगा नहीं कर सकते, लेकिन मेरा कोट तो फाड़ सकते। ठीक है ना? गुंडागर्दी पे आके मेरा कोट तो फाड़ेंगे, मुझे मालूम है। आखिर क्या हुआ? वो नंगे है, मैं आज नंगा। कौम किससे उम्मीद रखे आखिर? जी जी जी। मेरे बोलने का वो मतलब, इसके लिए मैं खामोश भी हूँ, कुछ चीज़ों को बर्दाश्त भी कर रहा हूँ ताकि मैं मेरी कौम को नंगा ना कर सकूँ, ना करूँ। वो इस खामोशी से कभी कभी ख्याल ये भी आता है कि कहीं मैं कौम के साथ बेइंसाफी तो नहीं कर रहा हूँ। ज़मीर साहब, रात को सोना होता है ना, तो हमसे पूछो कि हमारे दिल पे क्या गुजरती है। जब कौम के बारे में सोचोगे ना, रातों को नींद नहीं आती है। सही बात, सही बात। सोचता हूँ, सवाल करता हूँ अपने आप से कि ज़फ़रुल्लाह खान तू कितने लम्हा और ज़िंदा रहेगा, और तू क्या कर रहा है और तुझे क्या करना चाहिए। ये मेरा ज़मीर मुझसे सवाल करता है। नींद नहीं आती है साहब। करूँ तो क्या करूँ? ये दर्द ऐसा है जो ना बांटा जा सकता, ना खुद सहा जा सकता। सही बात, सही बात। तो जो कहीं भी खड़ा है उंगली तो उठा सकता है हम पे। हाँ, ये तो देखो कि इसमें हमारी खुदगर्जी क्या है। जी जी। इस उम्र में क्या करना है मुझे? दौलत, पावर किसके लिए चाहिए? अगर चाहिए तो कौम के लिए चाहिए। एक पोजीशन चाहिए तो कौम के लिए चाहिए, वरना अपने खुद के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन ये समझना चाहिए लोगों को कि इसमें खुदगर्ज कौन है, इसमें मुफाद परस्त कौन है, जी, खिदमतगार कौन है। ये परख का वो क्वालिटी मेरी कौम में आना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो है गुज़िश्ता कई सालों से एक ख़ास पार्टी की ग़ुलामी करते करते या फिर उनका कुछ ताउन लेते लेते जो है वो चाहे किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते वो ग़ुलाम बन चुके हैं, ज़हनी ग़ुलाम। आप क्या कहें? मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ। हाँ, 100% इत्तेफाक, जिसकी वजह से वो खुलकर कोई फ़ैसला ले भी नहीं सकते। सुनिए मैं बोल रहा हूँ, आप जिक्र कर रहे हैं 1947 से। हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल साहब के ज़माने से आज तक मुझे बताओ, लिस्ट निकालो आप, कितने मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ देश में बने? पहला सवाल। दूसरा सवाल का जवाब ये दे, उस ज़माने में कितने इंडस्ट्रियलिस्ट थे, आज कितने बाकी हैं? बैंकों में कौन से मुसलमान का कितना लोन है? दिए नहीं। KMD से मैंने भी लोन दिया, 10,000 लोन दो, 10,000 सब्सिडी है। वो बच्चा मुसलमान 10,000 रुपये भरता नहीं है और वो डिफ़ॉल्टर हो गया, उसको पूरी ज़िंदगी में ये कहना बैंक वाले लोन नहीं देंगे अगर उसमें टैलेंट है तो भी, क्योंकि वो ऑलरेडी डिफ़ॉल्टर हो गया सिर्फ 10,000 रुपये लेके। तो इस तरीके से गला नहीं काटे ये लोगों ने, ये एक जिस्म की अहम नस को काटते गए ताकि खून वहीं से बह जाए और जिस्म ठंडा हो जाए। गला काटेंगे तो दुनिया देखेगी, तो इन्होंने मुसलमानों का गला नहीं काटा है, अहम नसें काट दिए मुसलमानों के, ना कि इनकी नस्ल आगे बढ़े ना खुद खड़ा हो सके। तो इस तरीके की तकलीफ़ें दी हैं। अब बोलना हो तो दास्तान लंबी है। जिस दिन किसी दिन मुझे किसी ने छेड़ दिया
तो उस दिन आप खुद सुनेंगे कि बोले ये क्या बोल रहा है ज़फ़रुल्लाह खान, बोलूँगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला। तो नाज़रीन गिरामी, ये हमारे जनाब ज़फ़रुल्लाह खान साहब थे जो कर्नाटक के इस इलेक्शंस में हम लोगों को क्या फ़ैसला लेना चाहिए सोच समझ के उस पर जो है गुफ्तगू कर रहे थे। एक और टॉपिक है जनाब से बात करने की, इंशाल्लाह मैं उस पर भी, चूँकि वो इंटरनेशनल सतह पर भी बहुत सारी चीज़ों पर गौर रखते हैं, इंशाल्लाह फिर हज़रत को तकलीफ़ देंगे। हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।